खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, तार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, बजट मंजूर हो गया। बड़े दिनों से हम देख रहे थे, ना कोई आर हो रहा है ना पार हो रहा है। बजट पे हमने कई प्रोग्राम किए, मगर ये इट सेल्ड थ्रू द पार्लियामेंट। और इसमें अहम बात यह है कि बहुत से अपोजिशन के जो मेंबरान हैं वो गायब थे। तो ये क्या सिलसिला है, भट्टी साहब से पूछेंगे अंदर की क्या कहानी है। इसके साथ कल प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर फरमाएंगे बजट के हवाले से। क्या उन्हें तकरीर करने दी जाएगी? माजी के तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मगर शायद कल कुछ आपस में मिल मिला के सिलसिला चल निकले। और तवानाई का बुरान क्या आने वाला है? क्या आइंदा आने वाले 15 दिनों में शदीद किस्म का बुरान इंडस्ट्री के लिए और लोगों के लिए होगा? क्या मामला है, हमें मलिक साहब इस स्टोरी से आगाह करेंगे। इस पर हम बात करेंगे तफसील के साथ। और क्या भारत की इस्टेब्लिशमेंट खुद ही अपने मुल्क में दहशतगर्दी करवा रही है? ये जो वाक़या हुआ, ड्रोन्स का एक हल्के से 2 अटैक हुए, तो वो क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि पॉपुलैरिटी तो तेज़ी से भट्टी साहब मोदी खो रहा है और उसकी पॉपुलैरिटी दहशतगर्दी में पिना है। माफ़ी चाहता हूँ। अब बजट की बात करते हैं। 14 बंदे 15 बंदे गायब थे, कोई आर पार नहीं हुआ और नून लीग के गायब थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, इन्होंने क्या तमाशा मुल्क में लगाया हुआ है। पिछले 3 सालों से हो रहे हैं। हुकूमत आज गई कल गई, एक पीडीएम बनी, उस पर अरबों रुपए लगे, उसके जलसे हुए हर शहर में। उसके बाद पिछले 3 माह से इन्होंने लोगों की जिंदगी अजरन कर दी कि बजट मंजूर नहीं होने दिया जाएगा, बजट मंजूर नहीं। शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह, शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएगा। ये बजट मुल्क दुश्मन है, फलां दुश्मन है, फलां दुश्मन है। जिस एहसन और खामोशी से आज बर्थडे पार्टी हुआ, इमरान खान साहब ने लगता है इनके लिए मातमी है, इनके लिए वो थ्रेड है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो अदम एतमाद लाने के दावे कर रहे थे, अदम एतमाद, उनके अपने 38 से 40 लोग कम असम्बली में पहुंचे। इन पे तो अदम एतमाद खुद हो गया। पहले पीडीएम अपने आपस में तकसीम हुई, फिर नून लीग तकसीम दर तकसीम हुई। अब बजट के बुलंद व बाले दावे किए कि शीशा पलाई दीवार होंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, फलां नहीं करेंगे। इतने इतने दावे, लोगों का वक्त ज़ाया किया। और जो एक सर्वे किया गया है, 95% लोगों ने बजट ही नहीं पढ़ा आपके अरकान असम्बली ने। अरे वाह, माशाल्लाह। ये गैर जानिबदार कहने एक आपके सीनियर पॉलिटिशियन बता रहे हैं। तो मुझे बताएं, आज जब बजट था, एक तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, तो अपोजिशन लीडर के भाई तारक शफीक कदम वो इंतखाब, वो पहुंचे ही नहीं। हमजा साहब इसमें भी नाला हुए। लेकिन इसका मतलब है अपोजिशन का, अपोजिशन भी एतमाद नहीं है, तो उन्होंने हुकूमत को क्या टफ टाइम देना है? बजट तो शहबाज शरीफ नजर आए आपको? शहबाज शरीफ वो, क्योंकि मैं अभी अर्ज करूं, उनके एक कदम थे तारक शफीक साहब, अल्लाह वो सुना है। लेकिन काजी साहब, आपको एक बात बताऊं, ये इमरान खान को चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब के जरिए, मलिक साहब आपके लिए 12 से 14 मुस्लिम लीग के ने यकीन दहानी कराई थी, हम बजट पास कराने में हुकूमत का साथ देंगे। गवर्नर साहब को, गवर्नर चौधरी सरवर को, जिन्होंने वजीर आज़म इमरान खान को बता दिया था। हमने चंद रोज कबल ये गुजारिश की भी थी। तो ये मुझे बताएं, तो ये भट्टी साहब आपको तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने वादा खिलाफी नहीं की। 14 लोग नहीं गए आज इजलास नहीं गए दूसरे, लेकिन अच्छा वादे के पाबंद है, ये माने ना, तारीफ तो करें। मर्द ज़ुबान के पक्के हैं। ये तो एक बात सुने, बजट तो जगह पर जब जुबान कर लेते हैं तो वहां बड़े पक्के रहते हैं, अगर मीठी जुबान। कादी साहब, लेकिन जुबान गुजारिश है, बजट तो हो गया, लेकिन जो मनाजर हमारी असम्बलियाँ छोड़ गई हैं, ये तो तारीख का हिस्सा बन गया। गाली गलोच, 4 पाई असम्बली में ले जाना, बख्तरबंद गाड़ी से, सारा अच्छे तरीके से हो गया। तो अब आप जरूर दिखाना है। अच्छा, आपका मतलब है गाली गलोच जो रवायत बना ली है, आइंदा भी चलनी चाहिए, तो फिर आपकी खुशी में तो आप मतलब चलें। आप कहते हैं तो कुछ थोड़े से मनाजर आपको दिखाई देते हैं। मलिक सबसे जमहूरियत के, देखिए, मैं समझता हूँ आज जो लिटररी जो डेथ हुई है, खास तौर पर मैं समझता हूँ PML की डेथ हुई है। एज ए अपोजिशन में बात कर रहा हूँ, आपके 84 अरकान है और उसमें से 14 लोग नहीं थे जब ये बिल पास हुआ है। बिल पास होने का मतलब है कि आपने, पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि हमने इस मुल्क के जो लोगों से टैक्स लिए अगले साल कहाँ कहाँ खर्चना है, और हर MNA की ये जिम्मेदारी है। उसने इसका ओथ लिया हुआ है। वो पीपल्स पार्टी 95% लोगों ने पढ़ा ही नहीं। वो भट्टी साहब ने खबर दी है, मैं तो आपको कागजों में बता रहा हूँ ना। मैंने उसको जो वोट दिया है वो गुजरांवाला से, डस्का से, हैदराबाद से, पेशावर से, इसलिए है कि उसने अगले साल
मेरी आवाज़ बनना है, उसने बताना कि अगले साल पाकिस्तान कहाँ कहाँ पैसे खर्चेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीपल अपना नून से। 14 बंदे तब थे ही नहीं जब ये बिल मंजूर हुआ, और जब बिल मंजूर हुआ मज़े की बात सुने, उसके बाद 70 थे ना बाद में, तो जब बाद में जब वो अपना बिल मंजूर हुआ उसके बाद 84 में से 70 लोग आए, यानी कि 12 बंदे बैठे हुए हैं नून के। आप अंदाज़ा लगाएं, छोड़ दें आप इनके कंप्रोमाइज़, छोड़ दें ये अंदर से रले हुए हैं जो भी हुआ है। यार आप मेरी आवाज़ हो, मेरा वोट हो, मेरे नुमाइंदे हो, ये अपनी आवाज़ लब्बो भट्टी से ये कमाल है। एक फिक्रा बहुत ज़रूरी है, इससे भी बड़ा बाप साहब आज नहीं है, ये भट्टी साहब ये तारक शफी की बात हुई, ये इनके कज़न है, वो उनका इंतकाल हुआ है। मैं कौन होता हूँ किसी के इंतकाल पे कमेंट करने वाला, उनका इंतकाल कल हुआ है, उनका नमाज जनाजा भी कल हुआ है। आज बाप साहब कौमी असम्बली नहीं है, और आपकी इतला के लिए याद होगा आपको पंजाब असम्बली में बेटा भी नहीं आया था, हमजा पंजाब असम्बली में नहीं गया था, और पंजाब असम्बली में ये बिल 15 मिनट में पास हुआ था। अच्छा, जब हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग तो आप हमें बुरा भला ये तो आप नाराज हो जाते हैं। काजी साहब, मैंने एनआरओ नियम कहना जब से मैंने आपसे मेरी रहनुमाई की, अंडरस्टैंडिंग का, लेकिन ये जो मलक साहब जो मनाजर है वो तो सर सब दिखाएं। ये देखें जी, ये बजट से प्री बजट जो डिस्कशन, ये तो कोई रेसलिंग लड़ाई झगड़े की फुटेज चला रहा है यार। ये WWF की कोई है, ये भी फ्रॉड है। आज से पता लगा ये भी एक्टिंग ही है सारी। ये मलक साहब, ये हमारे तुराब से मेरा है ना गलती हो गई है। ये तो कोई लड़ाई झगड़े, कोई दहशतगर्दी। अच्छा, ये बलूचिस्तान से मैं वजाहत कर दूं, ये कुछ इनके जो मेंबरान है वो थाने में बैठे हुए हैं कि या हमें पकड़ें और या हमें जो है वो या केस थोड़ी सी माजरत के साथ मैं गुजारिश करूंगा। काई साहब सुने जरा, अगले बजट में जिस पे आई आप लड़ाई कर रहे हैं, नजर आ रहा है भट्टी साहब 1 अरब रुपया अगले बजट में हमने इस असेंबली को दिया है। ये भी मैं आपको बता दूं, 1 अरब रुपया रखा है। मलक साहब, ये थाना क्यों है? ये सर अपोजिशन है आपकी बलूचिस्तान की। ये 9 दिनों में एक थाने में बैठी हैं, ये कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार करो। ये क्या है? ये अल्लाह माफ करे, क्या कह रहे हैं यार? आपकी रहनुमाई करें। ये क्या है? ये सिंध असेंबली। आप ये रवाया जारी रखना चाहते हैं? ये मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। लेकिन काजी साहब एक बताऊं, मैंने सीनियर तरीन पॉलिटिशियनों से आज बात की है, कसम से वो कह रहे थे यार हमें दुख हो रहा है कि सियासत किन लुटेरों के हाथों, किन माफिया के हाथों चले गई है। अब देख लें, ये डेमोक्रेसी, अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी चाहिए थी। आपके पूरे साल का फैसला करना है, इन्होंने बताना है कि तालीम पे पैसा। ये सुना सिंध असेंबली के, ये अंदर नहीं जाने दे रहे ना 9 बंदों को। स्पीकर ने कहा इनको बाहर निकालो। गैर मुल्की अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? ये आपके स्पीकर जो हैं, स्पीकर दुरानी साहब जो सिंध के, उन्होंने कहा कि आपको इजाजत नहीं है असेंबली में आने की। जो MPs है आज उन्होंने वो, इसीलिए वो शमीम साहब ने इस्तीफा दे दिया ना। ये देखें वो अंदर जा रहे हैं, किस तरह वो दरवाजे बंद है वहाँ पे। वो पहले उन्होंने लड़ाई झगड़ा हुआ है। काजी साहब, इस तरह गैर कानूनी तौर पे जाना, ये कोई और साथ सेलिब्रेशन भी है यार। ये ढोल दिखाएं, माशाल्लाह ढोल बज रहे हैं, हाय कितने कार हाय नुमाया हैं, इनकी सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए ना। नकवी साहब ने रिजाइन का क्यों ऐलान कर दिया है? वो कह रहे हैं मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा असेंबली में, तो फायदा क्या है? तो 4 पे क्यों लेके गए थे, उसका क्या मतलब है? मैं उसको नहीं। वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं ये असेंबली मर गई है, ये जो आवाज है सिंध की आवाज लाश है, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो कौमी असेंबली मैं तो नहीं कह सकता, उनके लफ्ज बताए जा रहे हैं कि जमहूरियत का जनाजा, अल्लाह ना करे जमहूरियत का जनाजा निकले, आमरीत की जनाजा निकले, और उस जमहूरियत का जो आमरीत बना के हमारे ऊपर मसलत है, जनाजा नहीं निकला। खुदा का खौफ। लेकिन भट्टी साहब, मलिक साहब, आप एक कहानी तो बताइए। चंद अगर लोग गलत हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये मनाजर वैसे सिंध असेंबली आपने दिखा दी है, बलूचिस्तान आपने दिखा दी है, कौमी असेंबली आपने दिखा दी है, सिंध पंजाब असेंबली में अच्छे मनाजर आपको कहाँ के लगे जो दिल खराश थे? मैं वो देखता हूँ, वो बलूचिस्तान की बड़ी खास डिशें हैं जो थाने में आती हैं, वहाँ का रोश बड़ा मशहूर है, वो बकायदा खाने की वहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। अल्लाह माफ करे, MPA यार नहीं, MPA तो कानून साजी करते हैं, बजट में क्यों मजाक कर रहे हैं यार? 9 दिन से वो थाने में बैठे में गिरफ्तार। मलक साहब, जो रुकन असेंबली होता है ना, उसे स्पीकर की मर्जी से पकड़ा जाता है, वो इज्जतदार लोग हैं। आप कागजों की बात करते हैं भट्टी साहब, माजरत के साथ आप कागजों की बात करें। आप मुझे साबित करें वो थानों में हो ही नहीं सकते। बलूचिस्तान कोई गैर मुल्की है। ये सवाल रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं भट्टी साहब, मलिक साहब आपसे पूछ लेता हूँ, ये जूते और ये क्या है? ये सिंध असेंबली है ना जो दरवाजे बंद किए थे। बाएं तरफ तो कौमी असेंबली है ना, यानी आप जो बाएं अवान साहब हैं जो दरमियान में ख्याल अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। सुराब साहब, आप अकेली जरा बलूचिस्तान असेंबली के वो अरकान दिखाएं जो थाने में बैठे खाने खा रहे हैं मजे से। वो जरा ये लड़ाई झगड़ा क्या है? ये तो यार किसी जलसे जुलूस में नहीं होता जहां लाठीचार्ज और शेलिंग हो।
नहीं अच्छा, लेकिन भट्टी साहब इस माहौल में किसने बजट ये काई साहब ये बलोचिस्तान ये गमला खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के सर को ना लग जाए यार। वो यार ये थाने में है, ये थाने में देख ये अल्लाह रहम करे यार, किसी को चोर ना आ जाए। हमारे सारे भाई रुकन है असेंबली है। अच्छा, ये बजट इन्होंने तैयारी तो की होगी बलोचिस्तान असेंबली ने या पंजाब ने बड़ी तैयारी की है, बल्कि इम्तिहान दिवाने तो भी पास कर लेंगे। नहीं कल मैं एक शॉर्ट चलाया था, मैंने दोबारा सुना दे। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो ये वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग इट, बट ये मैं सवाल करूँगा, अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी तीसरा दौर चल रहा है अनइंटरप्टेड। अभी तो कुछ थोड़ी सी मेच्योरिटी तो नज़र आती, वो कैसे हुआ कि इर्तिका होता है, ये इर्तिका हो रहा है या बर्बादी हो रही है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी एक ट्वीट आया है बिलावल साहब का भी और जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब का ट्वीट आया और बिलावल साहब का शॉर्ट सुनवाइएगा जरा। ये शिकायत है कि कुछ एमएनएज आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद है वो बजट में होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। इफेक्टिव ऑपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। चलें जी, उनके पास तो एक एक्सक्यूज़ था कि वो नहीं है क्योंकि उनके किसी करीबी अजीज़ का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, लेकिन ये बहरहाल गिला कर रहे हैं कि उन्हें ऐसे बिलावल कंपैरेटिवली पिछले हफ्ते से कुछ अच्छा खेल रहे हैं, उन पे खुद अपनी ज़ात पे तो करप्शन का नहीं है। लेकिन कादी साहब अगर बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि नून लीग के लोग नहीं आए और मुर्तज़ा वहाब बड़ा यंग है, लायर है और बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे नौजवान हैं, इधर उनका ट्वीट क्या है जरा तुराब साहब जरा बताएं ताकि हम जरा प्रॉपर बात कर सके। वो कह रहे हैं टुडे PMLN गॉट द फेडरल बजट 2022 पास्ड फ्रॉम द नेशनल असेंबली, गुड जॉब ब्रिंगिंग इनकलाब। चलो ठीक, काई साहब बड़े दिनों बाद इनकलाब का नाम पीपल्स पार्टी के किसी आदमी नहीं इनकलाब देखें, इसको बुलाने में बड़ा इन्होंने कोशिश की। अगर आप ईमानदारी से देखें ना बिलावल ने गलत बात की ना भाव ने, देखें 56 MNA है पीपल्स पार्टी के, 54 आए हैं, 2 जो नहीं है दोनों को कोरोना है। मतलब उनका केस देखें ना बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले बताया कि 84 में जब बिल मंजूर हो रहा है तो आपके 14 बंदे गायब हैं, जब बिल मंजूर हो गया जब बहस करनी है तो 70 बंदे गायब हैं। वो तो लगा कि मेरा हाल वो PTI में शामिल हो चुके हैं बकायदा, अब अंदाजा लगाए मेरा हाल बिल्कुल सही। फिर उधर तो सियासी कोरोना लगता है। तो कादी साहब इसका मतलब है फिर बिलावल साहब ने या मुर्तज़ा भट्टो ने का शिकवा नून लीग की हद तक, अब नून लीग में मरियम साहबा से है या शहबाज साहब से है ये मुझे नहीं पता। उन्होंने तो नाम लिया, बड़े अच्छे नौजवान और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इसका मतलब है नून लीग में कोई इख्तलाफ तो है। जो अपने इनके लीडर ने कहा था मैं सीसा पलाई हुई दीवार बनूंगा, मरियम नवाज साहबा ने सैकड़ों दफा कहा ये हुकूमत आज गई, तो बजट हुकूमत के गिराने का सबसे बेहतरीन वक्त तो आज था। बजट मंजूरी ना होता, वज़ीर-ए-आज़म ना रहते। आपने को याद होगा हमने इत्तेहाद अहसन को भी इसी में लिया था कि बजट अगर मंजूर नहीं होता तो ये बजट तो आज ऐसे मंजूर हुआ जैसे अपोजिशन है ही नहीं। ये क्या वजह? मसला ये है कि मतलब मैं अब थोड़ी सी जरा मलफूफ अंदाज में बात कर देता हूँ। आपने मुझे इंस्पेक्टर भर्ती करवाया था तो मैंने मुश्किल वक्त में आपकी मदद कर दी जब मैं SHO हो गया, ठीक है, उस हद तक तो इनकी पॉलिटिकल पावर हमने देखी है। लेकिन जो खबर आपने दी थी और आपने दी थी उसके बाद हमें पता चल गया है कि इनकी इंट्रिंसिकली ताकत नहीं। पीपल्स पार्टी बहरहाल तारीख के अमल में बनी थी, इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर में नहीं बनी थी। तो पीपल्स पार्टी आज भी इस हालत में भी उसके अंदर आपको एक इंट्रिंसिक क्वालिटी नजर आती है। वो जो लड़ते इन्होंने आखिरी बात मैं बात फिर आप बात कीजिएगा, उन्होंने पहले भी कहा है और आज फिर कह दिया है कि कोई वोट बैंक नहीं, रियासत की मदद के बगैर हम नहीं आ सकते, थाने कचहरी का वोट बैंक है। छोटी सी आपको खबर दे दूं, 2-3 दिन पहले आपको पता है कल जूम पे मीटिंग कर रहे हैं मियाँ साहब लंदन से, उसमें आपकी सारी पार्टी इनकी शामिल थी, वैसे मरियम नहीं थी। हर बंदे ने एक बात कही है, जितने बड़े बड़े जो बनते हैं नाम, उन्होंने कहा जी हमें अपने बयानी की नहीं समझ आ रही कि हमारा कारकुन टोटल कंफ्यूज है, हमने ये वोट को इज्जत दो ये क्या बयानी है, और दूसरी तरफ ये जो दोस्ती खेल रहे हैं ये क्या हो रहा है। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। क्यों नहीं समझ आई उनको? सारा कंफ्यूजन यार, कौन सा कंफ्यूजन है? उन्होंने क्या कहा? क्या आपको क्या लगता है, ये जान के है कि कंफ्यूज है?
वो सिर्फ पार्टी के अंदर आवाजें आ रही हैं। मैं मुझे 80% लोग छोड़ने को तैयार मुझे हैं। अर्ज करने का मौका दे दें। आप कह रहे हैं कंफ्यूज हैं, हाँ। वो कंफ्यूज क्यों? सिर्फ नवाज शरीफ साहब से इतना पूछ लेते आप बाहर कैसे गए, कंफ्यूजन तो खत्म हो गई है भाई। अगर अब भी लोग कंफ्यूज है, हमने असेंबली में वोट भी तो दिए थे। पंजाबी च कहते हैं अखी देखिया मक्खी खान वाले का कोई इलाज नहीं, वो कंफ्यूज है। एक मुजरम उनसे बाहर टेलीफोन पे मोहतरम नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं, कंफ्यूज होने की बजाय कह देते सर आपको सजा हुई थी, आप 4 हफ्तों के लिए गए थे, बयानिया इधर बिखर रहा है, एक तरफ स्टैब्लिशमेंट से दोस्ती के पींगे बढ़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ उसे बुरा भला कह रहा है, तो आप आए आके पार्टी संभाले। इसका मतलब है पार्टी की डायरेक्शन टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। यही मुझे आप ये बात बताएं, क्या कोई खामोश रिवोल्ट हो गया? रिवोल्ट नहीं है, देखे मैंने आपको, या वो कह रहे हैं हमें आपकी समझ ही नहीं है। भट्टी काजी साहब, मैंने आपको 2-3 महीने पहले मैंने भी भट्टी साहब ने बताया था, मैं आपको फिर दोबारा ये स्टेटमेंट देने लगा। उन्होंने कहा कि 80% लोग जो MNAs के इलेक्शन है वो टोटल ग्रे एरिया में, और 80% लोगों ने ये कहा है मियाँ नवाज शरीफ से कि हमारी पार्टी अगले 5 साल की मार नहीं खा सकती, गुड बाय मुस्लिम लीग नून, ये सूरत हाल है। आपको पोजीशन ले, ये उन्होंने नवाज शरीफ से कहा। यार भट्टी साहब इन्होंने फिर आपका मतलब है लीडरशिप के मफाद ने पार्टी को डैमेज की है, जितना मैं समझाऊं। भाई आपने जब कंफ्यूज कर दिया, पहले आपने कहा था हमने वोट को इज्जत देनी, एक बयानी आप लेके थे, अच्छा ये बुरा हमारा काम नहीं, ये लोग उनके कारकुनों का एक कॉन्सेप्ट था कि हमने जमहूरियत के लिए कह लें, आइन के लिए कह लें, कुछ करना है। आप वो कंफ्यूज हो गए। जब आपने असेंबली में, मेरा ख्याल ये कन्फ्यूजन शुरू है जब आपने एक्सटेंशन को वोट दे दिया, और उसी लिए चले आप लंदन, तो मेरा ख्याल है वहां से काम कादी साहब ये फिर कह रहे हैं पार्टी कंफ्यूज है, बेचारे MP MNO पे ये मलक साहब नाराजगी कर रहे हैं। लीडरशिप को क्यों नहीं कहते आप पाकिस्तान वापिस आए? आके नवाज शरीफ सदा बहार है ना, चलो सुप्रीम कोर्ट से नाहल है कोई बात नहीं, मफरूर है कोई बात नहीं, हश्तियारी है कोई बात नहीं, ये तो आज़ाद है, सियासतदानों का जेवर होती हैं जेलें, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पार्टी में आज अचानक खबर आए, मलक साहब ब्रेक करें कि नवाज शरीफ परसों लैंड कर रहे हैं, तो फिर तो पार्टी मुतहिद हो सकती है, बयानियां भी वादिया हो सकता है। मगर वो किसी पर्पस के साथ आए, नजर है कि कुछ करने आने, लोग तैयार हैं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, क्या पर्पस? मियां नवाज शरीफ साहब का विजन आपने देखा है, उनको गुफ्तगू करते हुए आपने देखा है, उनका जो बहुत बुलंद तर या जितना भी ज़हनी मेयार है, वो क्या विजन लेके आएंगे? वो यही विजन लेके आएंगे, अगर आप इमरान खान से थक गए तो मैं हाजिर हूँ, ये विजन है। क्या चलो क्या इमरान खान से थकावट की सारी भट्टी साहब मैंने बहुत अरसा पहले कहा था, और मुझे पीपल्स पार्टी के सीनियर मैंने कहा यार नून लीग और आप इमरान खान की 5 साल की हुकूमत की गारंटी हो, क्योंकि तुम्हें भी NRO इसलिए मिला है कि जरदारी फैमिली सारी बाहर है, शरीफ फैमिली भी सारी बाहर है, ये लोगों से आंख मचोली ना करो। तो उस लीडर का ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहना था, अब मैं नाम नहीं लूँगा, उसने कहा यार अब TV पे तो मीडिया पे तो हमें जिंदा रहने दो, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो सच है। ये नून लीग के नहायत सीनियर और काबिल एहतराम और वो क्रेडिबल भी ऑनेस्ट भी है, उसने कहा क्या करें हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है। काजी साहब लेकिन सर यार वो थोड़ा सा नाराज है हमसे, जाम कमाल साहब ने वो तो सुनाए अच्छा बजट पे जो उन्होंने बात की है भूल जाते हैं। हाँ, कल हमने शॉर्ट चलाया, उन्होंने कहा था कि बजट का तो हमारी कैबिनेट को भी नहीं पता था, अपोजिशन को कैसे पता चल गया, वो वाला शॉर्ट हमने तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं चलाया, हमने तो वर्बैटम, और उसमें कोई कट भी नहीं है। अगर आप देखें, आप सुना दे, दोबारा सुना दे, हो सकता है कि कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई हो। हमारी काबीना ने भी बजट नहीं देखा था। 18 तारीख को हमारी काबीना ने 3 बजे बजट देखा, 4:30-5 बजे हम उसको इधर ही ले आए। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई कहता है कि जी बजट गलत था, तो मैं एक सवाल बड़ा करता हूं कि अगर हुकूमत को भी बजट का नहीं पता, काबीना को भी नहीं पता, मेंबरान को भी नहीं पता, लेकिन अपोजिशन को पता था कि बजट में क्या हो रहा है, तो वो एक गलत एतराज़ था। नहीं तो फिर बजट तो उनके वजीर खजाना ने बनाया होगा। मैं भट्टी साहब से पहले मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, उन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत को, कैबिनेट को, वज़रा को अगर बजट उनको नहीं पता, बुरा ना मनाए, तो ये बजट आसमान पे बनता है कि ज़मीन के नीचे बनता है? बजट बनाता कौन है, बजट बनाना किसकी जिम्मेदारी है, बजट पेश करना किसकी जिम्मेदारी है? एक जवाब है हुकूमत। अब भट्टी साहब आप बोले, मुझे तो समझ भी है अज़ाब। मैं कुछ बातों में जाना चाह रहा था, लेकिन गुजारिश ये है कि तुराब साहब ये चेक कर लें कि नहायत काबिल एहतराम इज्जत माब जाम कमाल साहब की आवाज़ ये ना डबिंग तो नहीं किसी ने की? सबने सुन लिया, 2 दफ़ा सुन लिया। अच्छा डबिंग नहीं ना की, शोर है। अच्छा तो गालबन वज़ीर आला बलूचिस्तान मोहतरम हरदिल अजीज़ का जाम कमाल साहब फरमा रहे हैं कि 3:30 बजे उन्हें मिला, 5 तक लाया, अपोजिशन क्या हुकूमत को नहीं पता। काजी साहब अगर ये जमहूरियत का हुसन है
तो फिर मुझे बता दें जवाब कमाल साहब, आप कल टीवी पे हम आपको इनवाइट करते हैं, हम आपकी हर राय का एहतराम करेंगे जहां भी आप देंगे, लेकिन शायद एक वज़ीर आला सूबे को ये अल्फाज मुनासिब नहीं कि वो कहें कि मुझे बजट ही नहीं पता, अपोजिशन का क्या पता है। इस पर तनकीद को गुस्ताखी ना समझे। आप कल आए ऐसा कैसा, वाकई इनको बजट का पता नहीं होगा यार। मैं मेरा देर नहीं तस्लीम करता यार। हम लेकिन देखे ना यूजे का पेश करते रहे, क्लब का बजट पेश करते रहे, 8-8 दिन पढ़ते थे और उनसे कितने लोग होते थे, थोड़े से लोग होते थे। बट सर एक मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जाम साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, जर्मनी से पढ़े हैं, आला तालीम याफ्ता हैं और अच्छे कम्युनिकेटर हैं। वीडियो जाली हो, डबिंग की हो किसी ने। मैंने तो अपने प्रोड्यूसर से यहाँ तक कहा, मैं क्या हम तैयार हैं, हम कोटा भी मेरा शहर है, हम जाकर उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, हमें तो कोई नहीं। अगर वो समझते हैं जाम कमाल सब नहायत इज्जत माब और उनका हक है, बल्कि उनका हम पे हक है, अगर उनकी किसी ने डबिंग की है बात, ये गलत है, फौजी है, तो हम इसकी इनके बयान की पूरी तरदीद चलाने के लिए तैयार है और टीवी पे हमारे सामने आए, हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर रहनुमा है, लेकिन इससे सवाल जरूर उठेगा अगर ये ऐसे। अच्छा भट्टी साहब, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हमने कर दी। अब कल अगर रंपस होता है असेंबली में, चुप करके बजट जब पास होना था वो आपने करवा दिया। अब इस अगर होता है, जिसकी एक माजी में मिसालें मौजूद हैं, अल्लाह करे ना हो, तो वो अगर वो करते हैं तो उसका क्या मतलब होगा? काजी साहब सारी रात रोंदे रहे, मोया कोई भी ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी पूछल के बगैर। बजट जो पास होना था हो गया। कल मैक्सिमम स्पीकर साहब बुलाएंगे दोनों को, अगर अक्लमंदी सारे करे, बीमा हुकूमत पहला स्टेप उठाए। इमरान खान साहब को चाहिए पहले चैम्बर में बैठे, पीएम की तकरीर सुने, उसके बाद जिसने इतराज़ करना करें। अगर आप शोर शराबा डालेंगे और जो माजी में असम्बली में गाली गलोच की रवायत कायम की है उसे जारी रखेंगे, तो ये जमहूरियत के लिए एक सवाल ज़रूर होगा। फिर बजट आपने पास करवा दिया, आप वहां गए नहीं हैं आपने, और चलो अगर लड़ाई का क्या फायदा? आप पीएम को तकरीर नहीं करने देते। एक मैं आपको बता दूं बात, ये जितनी मर्जी लड़ाई लड़े, मुझे लगता है इमरान खान साहब इसी खेल का हिस्सा बन गए। मैं पॉजिटिव बात करूँ, इनके दरमियान निगोशिएशन हो रही हैं। आज स्पीकर ने दोनों को बुला लिया, ये सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको अगली भी खबर देता हूँ, इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब की ये जिम्मेदारी लगाई है कि आप अपोजिशन के पास जाएँ, अटर्नी जनरल को लें, जो इंतखाबात अगले इलेक्शन है, जो मैं समझता हूँ बड़ा पाकिस्तान की असल खिदमत है, इस पे अपोजिशन को साथ मिलाएं, उनसे बहस करें, उनसे डिस्कस करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। ये इमरान खान को आई मस्ट अप्रिशिएट। तो ये चीज़ें इस वक्त निगोशिएशन हो रही हैं। दूसरी जो बात बटी आपने इनसे सवाल किया था, वो सिंपली होता है, हम लोग समझते हैं बजट की तकरीर होती है, बजट की तकरीर असल चीज़ है बिल जो आज मंजूर हो गया कि ये खर्चे हैं, ये टैक्स है। इसके बाद एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, कल एक दो कटौती की तरीके होंगी 2-4, उसके बाद बहस खत्म हो जाएगी और ये सारी जो बिल है ये चला जाएगा सदर पाकिस्तान। आपने एक जगह पे खड़े होकर फुटेज बनवा के कहीं भेजनी है कि जनाब देखो मैंने क्या कर दिया। वो तो अब आप मैंने कल भी आपसे कहा ना, हमने MNA MP हर पार्टी ने 5-5-6 हारकुलिस तैयार। अच्छा मलक साहब, मैं आपको एक खबर दे दूं जी प्लीज। आप ये लिख रहे इमरान खान की हुकूमत साहब रहती है जो 2023 तक है, रहनी है, मैं आपको बता दूं। नहीं मैं एग्रीड हूँ मैं, लेकिन क्योंकि मैं प्रेडिक्शन इसलिए नहीं करता, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब ने दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपोजिशन इंतहाबी सलाहत ला के ही छोड़ना है। इस 40 साल के धांधली के जनाजे को उन्होंने दफन करना है। ये मैंने इमरान खान साहब का आपको खबर दे रहा हूँ कि ये फैसला कर चुके हैं। हर मुमकिन कोशिश करेंगे अपोजिशन को मिलाने की। उन्हें कहेंगे अपने IT एक्सपर्ट ले आए, अपने आईनी एक्सपर्ट ले आए, दुनिया को करेंगे। लेकिन 2 फैसले हो चुके हैं, इंतहाबी सलाहत और ओवरसीज को वोट का हक। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ये बड़ी खबर है कि ये दोनों हैं। लेकिन अभी हमारे जो वजीर ख़जाना हैं उन्होंने ये बात कही है कि ये लोग टैक्स नहीं देते। ज़रा सुनाइएगा। ये कह रहे हैं कि विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स को हम बिल्कुल छोड़ दें। आपको मालूम है इस वक्त हमारे पास लिस्ट जो है 1.5 करोड़ लोगों की है, पास हमारी पूरी इनकम प्रोफाइल्स हमारे पास आ गई। हम छोड़ दें उनको? पिछले 72 साल 74 साल तो हमने छोड़ दिया। लेकिन अगर विलफुल डिफॉल्टर हुआ और हमारे ख्याल में उसने पैसे नहीं दिए, तो ये राइट हमारे पास होगा जो मैं एक्सरसाइज करूंगा, वी विल अरेस्ट दोज पीपल हु आर विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ टैक्स। जी मलिक साहब, ही मस्ट, ही विल नहीं, ही मस्ट, दिस इज हिज ड्यूटी। ये क्या बात हुई? आई विल, अच्छी बात उन्होंने की है। मेरा ख्याल है ये गरीब आदमी के साथ जुल्म होगा अगर आपने 1.5 करोड़ लोग जो टैक्स नहीं दे रहे। इसका क्या मतलब है? 1.5 करोड़ का टैक्स आप गरीबों से ले रहे हैं ना। जो आदमी बेचारा 25-30 हज़ार कमाता है, जब वो पेट्रोल लेता है वो उसी मेरा इनसे एक सवाल है। मैं सिर्फ दो मदे बताता हूँ। पहले बाकी आपको पता है, एक नई 1.3
ट्रिलियन 1300 अरब रुपए के गिव्स अवे हैं जो खुद सरकार दे रही है। मैं सेक्टर्स के नाम बता सकता हूं आपको। और 1300 अरब रुपए का क्या मतलब है सालाना, कि अगर हम 2 साल ये पैसे ले लें तो हम ये डैम बादशाह जितना डैम खुद बना सकते हैं। गाइस साहब मैं अर्ज करूं, मैं मलक साहब को सेकंड करता हूं। वो मुल्क कैसे चलेगा जिसके 150 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग, हाँ 1.5 करोड़, अमीर, ये 22 करोड़ में टैक्स वही देगा ना जिसकी इनकम बहुत ज्यादा होगी। यार उल्टा लटका देना चाहिए। हाँ किसी से एक पैनी ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए इन्हें इनकम टैक्स में ऑनेस्ट ऑफ थ्रो नहीं था, वो मुल्क आगे नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं शौकत तरीन साहब ने बहुत अच्छा किया है। जो भी टैक्स चोरी करता है क्रॉस द बोर्ड, एक को भी ना स्पेयर करें। ये पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो आपको बड़े फैसले करने होंगे। भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे बड़ा इजाजत लेके कहता हूं। नहीं हुक्म तो यार इजाजत लेता हूं। एक केस है, एक मुकदमा है, उसमें से आपसे तफ्तीशी पूछता है कि यार ये पैसे कहां से आए, कहते पता नहीं कौन मेरी जेब में पा गए, एंड दे आर नाउ दी मिल रहे हैं सिक्योरिटी एस्टैब्लिश से मिल के मुल्क के मसले हल कर रहे हैं। अच्छा मलक साहब इस कल्चर में ये कर लेंगे? नहीं ये हर जगह अच्छा सेकंड की मेरे पास एक वजीर आए, हमारे दोस्त है मलक साहब, मैं तरह शौकत तरीन साहब आपको ब्यूरोक्रेसी के गंद साफ किए बगैर आप टैक्स नहीं ले सकते। उनका हलाल का पैसा 2-3 करोड़ का टैक्स आया, 3 करोड़ का टैक्स आया, कितना पैसे दिए, 20 लाख रिश्वत दी, खत्म। और यार उस अफसर को कोई बुला के पूछे कि तू इस बंदे को, इस कंपनी को 3 करोड़ का कह रहा है, तेरे पे इनकम टैक्स है, तूने अचानक सारा कैसे छोड़ दिया? यार इस होते हुए टैक्स ले लेंगे। मैं तो बात ये मैं बता रहा हूँ चंद दिन पहले, और मौजूदा वजीर हैं, उनके सगे भाई का केस है। भट्टी साहब मैं एक स्कूटर चोरी करके पकड़ा जाऊं, नजायज निकल आए, तो मैंने तो थाने में होना था। ये इक्तदार के ऐवानों में फिर रहे हैं 25 बिलियन जेब में डाल के। आप समझ यार क्या बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, किसको उल्लू बना रहे हैं? ये पता है क्या करते हैं इनकम टैक्स वाले, आपको कादी साहब को भेज देंगे मिसाल के तौर पर, इसकी मैं विटनेस और मैं आपको समझ दिखा सकता हूँ। हाँ। आपको 50 करोड़ टैक्स लग रहा है, आप जाएंगे बार्गेनिंग करेंगी, 10-15 लाख उसको देंगे, 10-15 टैक्स लगेगा, वो 50 करोड़ का समझ आया। कभी किसी अफसर ने बुला के पूछा नहीं भाई अगर 10 लाख लेना था तो ये 50 करोड़ समझ क्यों किया था? देखे ना, मैं ब्रेक में जाना है, लेकिन मैंने एक सवाल, लेकिन शौकत तरीन साहब इसके लिए आपको उल्टी उंगली करनी होगी। देखिए कि अपने तबके को हाथ डालते हैं, नहीं मेरा तो ये सवाल है, ये साबिक वजीर खजाना, इनको सब पता है, ये अगली स्टोरी इनके तो अपने नैब के केस आप बातें कर रहे हैं। यार आप फिर 150 लोगों को, 1.5 करोड़ लोगों को छोड़ देना। मैं नहीं, मैं कहता हूं जब भी कोई मुल्क ठीक करना चलता हम पुराने मुर्दे निकाल लेते हैं। करो जरूर, ये कर दें, करें, हम तो कह रहे हैं नहीं करेंगे तो हम इन पे भी बिल्कुल करेंगे। और सबसे पहले तो ये इनकी गवर्नमेंट पता करे ना, ये जो मैंने अभी 25 बिलियन की बात की है, हमें जेब में पाकेट उड़ गया यार, वो एक मुल्क है, कौन चलेगा? कौन चलेगा यार? कल क्या हमजा शहबाज साहब ने कहा, मोइजा हुआ 25 दसो ना यार, एंड लुक हु इज टॉकिंग। अच्छा हुण अगली गल, ये जो नैब का कानून कर ले तब्दीली, 15 बंदे इकट्ठे करो, 2000 वट्टे इकट्ठे करो, बहन जी गाड़ी में डालो, ऊपर जाकर नैब को मारो तो केस खत्म। क्यों भट्टी साहब? अब कानून में तब्दीली कर रहे हैं, हम चाहते हैं तब्दीली करें, मेक इट मोर इफेक्टिव, मेक इट मोर इफेक्टिव। But what can you do where there is no law and order, no police, no security? What is this? कादी साहब उंगली टेढ़ी करनी होगी। आज आपको पता है उर्दू 1 टीवी सलमान दानिश के बारे में, उनकी जालसाजी के बारे में अदालत गए हुए थे। आज उनके फिर वकील पेश नहीं हुए, आज फिर वकील पेश नहीं हुए। ये दीवानी मुकदमा ही है, ये चलता रहेगा। साहब बच्चों वाली बात करें आप, करप्शन को, जालसाजी को हम हर जगह डिफेंड क्यों करें? वाह भाई, मैं उसके खिलाफ आवाज उठा सकता हूं, मैं गाली हम बेबसी का इज़हार कर रहे हैं, डिफेंड नहीं कर सकते हम इसको, हम बेबस। तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, प्राइम मिनिस्टर को की, बेसिकली तो आप यार जानवर आदमी है, कराची से नहायत जानवर है, उनका ये है कि इसे फ्रांसिक आर्डर करवा दिया जाए, बड़ा जायज मुतालबा है। तो पूरे मुल्क में एक जगह नहीं है जो उनकी सुनवाई हो रही है, एक जगह, एक सिंगल। तो कादी साहब 1.5 करोड़ लोग फिर आपको टैक्स देंगे अगर आपके कानून इतना बेजान होगा और ताकतवर माफिया के आगे मजबूर बेबस होगा। कानून आप जितने मर्जी बना लें, कानून जितने मर्जी बना दें। मैं आज लाहौर हाई कोर्ट में तारीख थी, मोहतरम जस्टिस साहब, मैंने एक बहुत बड़े आदमी से बात की, मैंने कहा यार इस आदमी की प्रॉपर्टी है, तो ये बेचारा, उसने कहा यार मुकदमा भी होगा, इसके हक में भी हो जाएगा, 3 नस्लें लग जाएंगी इसको वापस लेते हुए। दिस इज स्टेट ऑफ अफेयर्स, विल करेक्ट दिस। कौन आएगा इसकी तरफ? बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे तवानाई का बुरान
खौफनाक है ये आ रहा है। मलिक साहब से मैं स्टोरी लूँगा, उसके बाद आखिर में हम भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि वो दहशतगर्दी खुद ही अपने मुल्क में करवा रहे हैं। वेलकम बैक। मलिक साहब, आप एक तो तवानाई के बुरहान आने वाला है कोई बहुत बड़ा, लेकिन इससे पहले कोई आप बात करना चाहते हैं? मैं सिंपली ये कहना चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं, भट्टी साहब हमारे हेड भी हैं, कि हमें जर्नलिज्म को जो मयार है, जो दूसरा वर्शन हम लेते हैं, उसके लिए हमने एक स्टोरी पे काम कर रहे हैं। हमने CM बलूचिस्तान को लिख दी है कि आप अपना नुक्ता नज़र हमें दें, ताकि उनके नुक्ता नज़र के बाद हम स्टोरी दें। चलें, जब उनका नुक्ता नज़र आ जाएगा तो हम उसकी बात करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी आप मुझे ये बताएं कि अगले 15 दिनों में क्या होने वाला है, और जो ये एनर्जी की एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, ये एक सिलसिला क्या है? काजी साहब, ये 15 दिन के बाद हमारे साथ जो अभी हो रहा है वही हो रहा है जो हमारे साथ 70 साल से हो रहा है। मिस मैनेजमेंट, डाका, लूट मार सारा है। अब मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं आपको फैक्ट बताने लगा। फैक्ट ये है कि आपकी हुकूमत ने अच्छे काम भी करते हैं। इन्होंने अप्रैल में PSO को कहा कि भाई आप तेल मंगवा ले लें, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, जून जुलाई आएगा। अप्रैल में आपने जनाब उनको हुक्म दे दिया कि जाके तेल ले आए, आपने ऑर्डर कर दिया। 9 जून को इस महीने के शुरू में 9 जून में ताबिश गोहर साहब हमारे मावन खसूसिया नवाज अपने इमरान खान साहब के पास भी फौज है ना माविन इनकी, तो उन्होंने पता नहीं, ये वो बताएंगे कि उन्होंने क्यों कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं PSO के सारे ऑर्डर कैंसिल। अच्छा, अब मज़े की बात सोने का सुहागा ये है कि आज आग बरस रही है पाकिस्तान में। 5000 मेगावाट का 6 कार्गो कैंसिल हुए, कितने हुए हैं? मैं आपको वो बताता हूँ ना। अब उसके साथ एक तो आपने ऑर्डर मनसूख कर दिए, और उसके साथ सोने पे सुहागा सुई गैस ने कह दी कि 29 जून से लेके 5 जुलाई तक, क्योंकि टर्मिनल ठीक हो रहे हैं, हमारे पास गैस भी नहीं। अब आप समझ लें कि आपको एक बाजार में गली में खड़ा कर दिए, ना आपके पास आगे जाने का रास्ता है ना पीछे। तो आप कहाँ से खरीदेंगे? अब आप नेचुरली पाकिस्तान के अंदर एक जो कंपनीज है, वैसे तो बिजनेस बंद हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा। कोई तो कोरोना पर कमाएगा। बाइक को एक कंपनी है, अब उस पर भी बहस है। बाइक को में ताबिश गोहर साहब काम तो नहीं करते, के इलेक्ट्रिक में करते, लाजिम नहीं है उनके। अच्छा, के इलेक्ट्रिक सुना उन्हें पोनो दामों खरीदी जा रही है। वज़ीर आज़म साहब, इस पर नजर रखें, हम आपको खबर दे रहे हैं। बाइकों का पोनो दामों वो बड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन उस पर हम स्टोरी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब क्या, अब आप देखिए ना आप कैसे बंद गली में फंस गए। अब आपको पता है कि जो मर्जी कह लें, इतना गया गुआचा मुल्क नहीं, पूरी पाकिस्तान में आहो पुकार होने लगी है। जो लोड शेडिंग होनी है 115 टेम्परेचर। कौन कौन सी इंडस्ट्री को गैस बंद कर दी गई? आपका दिखाइएगा, टेक्सटाइल गई, सीमेंट गया, ये नोटिफिकेशन है बंद करने का, ये आज आ गया, आज से लागू हो गया, 29 को लागू हो गया, 5 तक तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई गैस रास्ता नहीं है स्वाय। अब आप अच्छा ये मुझे बताएं कि जो उनके पास बाइकों के पास है उसकी मेयार के बारे में कोई अच्छा माहिरीन का काम है, मगर माहिरीन का जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं गैर मेयारी तेल है, इसको टेस्ट किया जाए पहले। जो इंटरनेशनल हम नहीं कह रहे हुकूमत टेस्ट साहब नहीं, हमने ताबिश गोहर साहब को 10 मैसेज किए हैं, इसमें और भी स्कैंडल हैं, इसमें बहुत सारी खौफनाक इतलात हैं। ताबिश गोहर साहब, हम तवक्को करते हैं कि कल आप दें, हम इस पर मजीद बात करना चाह रहे हैं कि लोड शेडिंग का जारी। और दूसरी, जिस तरीके से ये हिकमत अमली बना रहे हैं, पाकिस्तान की 80% इंडस्ट्री खुदा ना खास्ता उसके बंद होने का खदशा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सर, कराची के तो लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान छोड़ देंगे, उन्होंने हमारे मेहमान भी हैं। इससे पहले जो क्राइसिस हुआ था और तेल की जो कमी हुई थी, वो बाइकों को पिछले साल बाइकों नहीं, पिछले साल ये हुआ था 115 अरब का डाका लगा था, साहब ने मारा था, और हुकूमत ने उनको 25 करोड़ रुपए का जुर्माना किया था। कैसा अलग कारोबार है, 115 अरब रुपए कमा ले, मुझे आप ऐसा कारोबार। हम कोई इल्जाम, ये सब कंपनी खबरें सर्कुलेट कर रही हैं, मुमकिन है कोई सूरत से मुतबादल और मुतजाद हो। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आके इस पर क्लैरिटी करें, और अगले आने वाले दिनों में अगर लोड शेडिंग बढ़ती है, तो आप बता रहे हैं ना कि 20,000 हमारे पास होगी, 20,000 इस वक्त हम बना रहे हैं, 25 की जरूरत है। और पुरानी स्टोरी, हम 1,000 अरब रुपया देते हैं कैपेसिटी पेमेंट का, और आपको मेरे से ज्यादा पता है वो क्या फरार। और अगर टर्मिनल बंद होगा तो कैपेसिटी पेमेंट हमारी 2.5 लाख की कितने की है? वो तो 1,000 अरब तो हम अभी दे रहे हैं। इमरान खान साहब 10 दफा कह चुके हैं कि 1400 अरब तक हम जा रहे हैं बगैर कुछ किए। 1400 अरब इमरान खान बेचारा अकेला क्या करे जब ऐसे ऐसे लोग उनके साथ हैं। अब इमरान को बुला ले, को चाहिए उसकी सुन लो, कहते नवाज नहीं मार लो, एक अन्नी उतो दूर नजर बड़ा आंदा। बहरहाल जी, इस पे आई थिंक गवर्नमेंट शुड कम क्लियर ऑन दैट।
और यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स के ये भी हम रिक्वेस्ट कर दें यार, हम क्यों बाहर का पासपोर्ट देख के अपॉइंटमेंट करते हैं, फिर बंदों को पता ही नहीं चलता। यहाँ पे एक वजीर खजाना, वजीर सेहत होते थे, वो किधर होते हैं आजकल? नहीं, आपके इम्तियाज शेख साहब जो वजीर सारे निकल जाते हैं, सारे अगली स्टोरी पे आते हैं। यार हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज, वेरी मच फॉर योर टाइम। सब ये हजूर ये बताइए कि ये एस्टेब्लिशमेंट, ये जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है, ये खुद स्टेज कर रहे हैं, जब भी उनको पॉलिटिकल प्रॉब्लम होता है तो ऐसा ड्रामा होता है। आपकी क्या नज़र क्या है और खबर क्या है? देखें, जब भी इंडिया में उनके इलेक्शंस होते हैं या उनके अवाम का ये एस्टैब्लिशमेंट, जो इंडियन जो ख़ास तौर पर ये 4-5 जो टोला है इंतहा पसंद हिंदुओं का, इनसे तमाद करता है या दुनिया की नज़रों में ये आइसोलेट होते हैं, इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो ये कोई ना कोई स्टेज ड्रामा करते हैं। आपके सामने पठानकोट है, उड़ी है, फिर ये पुलवामा में अगर ये 40 फौजी अपने खुद मरवा सकते हैं तो ये ड्रोन अटैक तो बड़ी छोटी सी बात है, ये तो इट्स नथिंग फॉर देम। एक्चुअली इनको 2-3 एम्बेरसमेंट्स हुई हैं। एक ये जो इन्होंने कश्मीर की कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी एक्सपोज हो गया, इनका मुंह काला हुआ कि इन्होंने हुर्रियत लीडरशिप को नहीं बुलाया, कठपुतली लोग जो हमेशा इनको सपोर्ट करते हैं उनको लेकर आए, और उन्होंने भी ये डिमांड कर दी कि जी 370 और 35A को रिस्टोर करें। एक तो वो इनको बड़ी दुनिया ने भी, सब ने मदलानदान इनको की, इवन इंडियन दूसरे अपोजिट लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद ये लाहौर में जो उन्होंने एक नया धमाका करवाया, और उसमें मेरे ख्याल में बड़ी हमें ये तारीफ़ करनी चाहिए अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की कि उन्होंने 48 आवर्स में तमाम किरदारों को पकड़ लिया। राइट, जिसने प्लानिंग की, कौन से मुल्क में प्लानिंग हुई, कौन कौन रॉ और कैसे एनडीए शामिल थे। अच्छा खाना साहब, आपने फरमाया कि ये तो बात कन्फर्म हो गई हमेशा दहशतगर्दी, और हमारी ISI को एक सलाम है कि उन्होंने इतनी जल्दी लोकेट कर ली। क्या आप समझते हैं आने वाले दिनों में जो भारत की अपनी चपकलश है, उनके प्राइम उसके आर्मी चीफ की और एडवाइज़र की, उसके साथ ये पाकिस्तान में मजीद दहशतगर्दी करा सकते हैं? मोदी इस वक्त भारत के लिए नुकसानदेह नहीं है पाकिस्तान से ज़्यादा? देखें, ये सबसे ख़तरनाक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये जैसे रशिया सोवियत यूनियन अपनी ने की तबाह हो गया था, 15 रियासतों में बट गया था, इसी तरह आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये भारत को भी इसी तरह टुकड़ों में डाल देगा। कश्मीर की प्रॉब्लम, सिखों की प्रॉब्लम, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम, दलित्स की प्रॉब्लम, उसके बाद क्रिश्चियन की प्रॉब्लम, हर एक में ये घुसा हुआ है। और अब जिस तरीके से एक्सपोज हुए हैं, फिर अब तीसरा जब ये पकड़े गए तो इन्होंने ये साइड ड्रामा की, क्योंकि इनकी बिपिन रावत जो इनका CDS है और एयर चीफ में भी आपस में चपकलेस है, मैं भी उसने इनको लेट डाउन करने के लिए ये एक यहाँ पाकिस्तान से 16 किलोमीटर इंडिया में जाके, जहाँ चिड़िया भी पार नहीं मार सकती जम्मू कश्मीर में, वहाँ वो 2 ड्रोन छोटे छोटे जाके धमाके करते हैं, नुकसान करते हैं। इमेजिन करें कि ये क्या ड्रामा करते हैं, कैसे दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं और पाकिस्तान को ब्लेम करना चाहते हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल को बड़ी स्ट्रिक्टली से ऑब्जर्व कर रहे हैं। पाक प्राइम मिनिस्टर चीफ आर्मी साहब ने अमन का पैगाम दिया, यहाँ तक कि एक से हम लोग हम दो स्टेप लेंगे। हर जगह पर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि ये दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं। हर जगह ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग, US वॉच डॉग, यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, हर एक ने उनके खिलाफ बातें शुरू कर दी हैं। अब दुनिया काफी हद तक मोदी को दहशतगर्दी के तौर पे तो पहचान होती जा रही है कि अपने लोगों को, जैसे पुलवामा कहा, आपने पठानकोट का, अपने लोगों को खुद मरवाते हैं और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। ये मोदी आखिर चाहते क्या है आपके ख्याल में? ये इनका हदफ क्या है? देखें, मोदी का हदफ तो जो है वो है एंटी मुसलमान, एंटी कश्मीर। वोट बैंक भी जब भी इलेक्शन होते हैं, अब आने वाले हैं, फिर ये ड्रामा कोई और करेगा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को मेंटली तैयार रहना चाहिए। एक तो इसका ये, सेकंड, सब दुनिया इनकी तरफ मुंह क्यों चुप दूसरी तरफ क्यों देखती है? क्योंकि आपके सामने क्वाड ग्रुप बना है जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और ये अमेरिका है। ये इन्होंने कि सर्कल चाइना को सर्कल करें और जो ममालिक भी उनके साथ है उनको भी किया जाए। फिर उसको ज़रूरत है CPEC में हमारा नाकाम करने के लिए। हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने मुल्क के फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक से निकल जाएंगे। ये वजूहत हैं। फिर अफगानिस्तान के बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम डालना चाहते हैं, बलूचिस्तान में हालात ख़राब होंगे, CPEC डिले हो जाएगा। तो ये मल्टी रीज़न है। ऑफ कोर्स तजारत इज़ अ सेपरेट इशू। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सब ममालिक दूसरे देखते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान इंडियन रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में सवाल करना चाह रहा हूँ।
जब कभी भी पहले अमन की बात होती है इंडिया पाकिस्तान किसी साइड से, तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हमारे एक बड़ी अहम शख्सियत ने 1-2 महीने पहले कहा था कि हम अच्छे रिलेशन पे जा रहे हैं, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान को कोई तकलीफ नहीं अपने मसाइल से मसाइल ख़त्म करने के लिए। तो फिर हमें एक होप पैदा हुई थी, अब फिर ये ड्रोन आ गया। तो ये क्या है, हम क्या हमारा कोई ज़हनी मसला है इस हिस्से का कि हम जब अच्छी खबर आती है फिर हम लड़ाई झगड़े में चले जाते हैं? देखिए, हम लड़ाई झगड़े में नहीं जाते हैं, इंडिया हमसे रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखें, बात यह है कि वो एक इस वक्त बहुत सख्त आइसोलेशन शिकार है। पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते इंडिया खुद आइसोलेट हो गया, चाइना में मार पड़ी, फिर ग्लोबल टेररिज्म में 1.43 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए। वो तो क्योंकि दुनिया को इसकी ज़रूरत है तो ये रहता है। इंडिया हमेशा से चाहता है कि अपने इस रीजन में ही देश है वह हेजमोनिक डिज़ाइंस, और सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक वो समझता है कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक जो है एक सॉवरेन कंट्री है। हमारी अफवाज बहुत ही ज़्यादा बैटल हार्डेंड हैं, हम एक बहुत बड़ी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में पड़े हुए हैं। ये वो चाहता है कि पाकिस्तान साहब ये फरमाइए, वक्त कम है, जो मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, क्लब कर देता हूँ। एक तो वहाँ पर फिर इन्होंने लद्दाख में 50,000 फौजी लगा दिए हैं, और साथ कमेंट कर दीजिए कि आज जो एंटोनियो गुटेरेस का आया है बयान कल इस पे जो कश्मीर में बच्चों के साथ हो रहा है, तो इस पर ज़रा बता दिए। एक तो चाइना का बता दें कि वहाँ दोबारा स्क्रिमिशेस तो नहीं होने वाली? नहीं, देखें, वहाँ पर बेसिकली यही लेकर गए थे, 7-8 हज़ार फौजी लेके थे कश्मीर में, लेके चले गए, इसलिए कि वो अब चाह रहे थे कि किसी तरीके से भी जब हम ये कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये डिलिमिटेशन कर रहे हैं 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी है, वहाँ हिंदुओं को और 7 सीटें देना चाहते हैं ताकि इनकी तकरीबन कश्मीरियों की हिंदुओं की सीटें बराबर हो जाए। अभी इस वक्त 46-37 है, 7 और होंगी तो 44-46 हो जाएंगी, जो कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इस वजह से ये करना चाहते हैं। दिस इज द रीजन। अच्छा, तालिबान से भी बातचीत कर रहे हैं, तालिबान के साथ क्यों, क्या चाहते हैं? तालिबान से जनरल सेक्रेटरी ने बड़ी क्लियर बात की है कि बंद करो जुल्म करना, बंद करो औरतों बच्चों बूढ़ों को पैलेट गन से शहीद करना, ब्लाइंड करना। ये बड़ा क्लियर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। आई थिंक दिस शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, और ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर तैनात है, मीन्स के ये डिस्प्यूटेड एरिया है। पाकिस्तान इसको डिस्प्यूटेड समझता रहेगा, और जब तक उन ये प्लेबिसाइड नहीं होता, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। अच्छा खारा साहब, ये बात बताए, ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ये तो मोदी का ड्रामा टोटली फ्लॉप हो गया है, ये तो बिल्कुल उसके उल्टा गले की हड्डी बन गया है। क्या आप समझते हैं आने वाले दिनों में मोदी के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी, जो उसकी दहशतगर्दी सोच है? जी क्विकली ब्रिगेड साहब। देखें ये जो मोदी है ऑलरेडी मुश्किलात में घिरा हुआ है, ये इसीलिए इस तरह की हरकतें करता है। अवाम का इस पे कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। जब ये समझता है कि ये तो है कि जब वहाँ सियासी कुछ गेन करना हो, कोई ना कोई धमाके हो ही जाते हैं। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।